आखिरी रात के पहर जब जंगल बिल्कुल खामोश था, बैम्बू के दरमियान एक औरत उल्टी चलती हुई नजर आई और जिसने उसे देख लिया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के एक दूर दराज गांव काली सरांग के लोग कहते थे कि कुछ रूहें कब्र में नहीं जाती बल्कि जंगल की जड़ों में बस जाती हैं। इसी गांव में पहली दफा उसका नाम सरगोशियों में लिया गया, पिछशनी। ये पिछशनी कोई आम भूत नहीं थी, इसका एक मकसद था और वो मकसद हर शिकार के खून के साथ और गहरा होता जा रहा था। सालों पहले इसी जंगल में एक लड़की रत्ना को जिंदा छोड़ दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने सच बोलने की जुर्रत की थी। जब रत्ना ने मरने से पहले बैम्बू की जड़ पकड़कर कसम खाई, उस रात जंगल ने उसकी आवाज सुन ली। उस कसम के बाद जंगल में हवा सीधी नहीं चलती थी और रात को कदमों के निशान उल्टे नजर आते थे। पहला शिकार विधि था, जो पैसों के लालच में बैम्बू काटने आया और कहता था कि जंगल उसका गुलाम है। जब उसने उस औरत को उल्टी चलते देखा, उसने हंसकर आवाज दी और उसी लम्हे उसकी सांस बंद हो गई। सुबह सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी मिली, जो बैम्बू की जड़ों में इस तरह फंसी थी जैसे जंगल ने खुद उसे कैद कर लिया हो। पिछशनी सिर्फ उन लोगों को चुनती थी जो दूसरों को शिकार समझते थे और हर कत्ल उसकी रूह को मुकम्मल करता जा रहा था। और अब उसकी नज़र गांव के नए उस्ताद आदित्य पर थी, जिसका साया रात को हमेशा जंगल की तरफ जाता था। आदित्य को खुद नहीं पता था कि जब रात को जंगल उसे बुलाता है तो असल में वो जंगल नहीं बल्कि कोई और चीज़ होती है जो उसका नाम लेती है। आदित्य दिन में गांव के बच्चों को सच और रोशनी की बातें सिखाता था, मगर रात को उसका दिल अंधेरों की तरफ खिंचता चला जाता था। गांव वालों ने नोटिस किया कि जब से वो आया था, जंगल के करीब कदमों के निशान ज्यादा हो गए थे और सब के सब उल्टे। उस रात आदित्य ने ख्वाब देखा कि एक औरत उससे पहले चल रही है, मगर उसका चेहरा पीछे की तरफ है। औरत के बाल जमीन को छू रहे थे और हर कदम पर बैम्बू हल्की सी कराहट के साथ झुक रहा था। जब आदित्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो, तो जवाब आवाज में नहीं, सीधा उसके दिमाग में आया, मैं वो हूं जो शिकार नहीं बनती, मैं वो हूं जो शिकार चुनती है। आदित्य की आंख खुल गई, मगर उसकी गर्दन पर नाखूनों के ताजा निशान मौजूद थे। इसी रात गांव का दूसरा आदमी सूर्य, जो औरतों को रात में डराकर मजे लेता था, लापता हो गया। लोगों ने कहा उसने भी बैम्बू के जंगल में एक औरत को उल्टा चलते देखा था। सुबह सूर्य की लाश नहीं मिली, सिर्फ उसका साया बैम्बू पर जला हुआ था, जैसे रोशनी ने उसे ही सजा दी हो। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि पिछशनी का मकसद सिर्फ कत्ल नहीं, इंसाफ था। और आदित्य धीरे धीरे समझ रहा था कि अगला फैसला जंगल नहीं करेगा बल्कि वो खुद होगा। उस रात आदित्य ने पहली दफा महसूस किया कि जंगल उसे बुला नहीं रहा, जंगल उसका इंतजार कर रहा है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब बात छुपाने से कुछ नहीं होगा और डुकुन नील अस्तारी को बुलाया गया। नील अस्तारी ने जंगल की तरफ देखकर कहा, यह पिछशनी नहीं, कसम है जो चल रही है। उसने बताया कि रत्ना की रूह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक हर वो हाथ टूट ना जाए जो उस पर उठा था। आदित्य का नाम सुनते ही नील अस्तारी के हाथ कांप गए। तुम सिर्फ गवाह नहीं थे, उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने खामोशी इख्तियार की थी। आदित्य को याद आया, रत्ना स्कूल में एक दिन रोती हुई आई थी और उसने सिर्फ नजर चुरा ली थी। उसी लम्हे जंगल से हवा उठी और बैम्बू एक साथ कराहट करने लगे। पिछशनी सामने आई, इस दफा पूरी, वाज़ेह और करीब। उसने कहा, तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने मुझे तन्हा छोड़ा। आदित्य घुटनों पर गिर गया, मगर पिछशनी ने उसे हाथ नहीं लगाया। तुम मेरा शिकार नहीं, वो बोली, तुम मेरा रास्ता हो। और उस रात आदित्य समझ गया कि अगला शिकार कोई और होगा, मगर फैसला उसके हाथ में होगा। उस रात आदित्य ने पहली दफा जंगल की तरफ कदम बढ़ाया, भागने के लिए नहीं, फैसला करने के लिए। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज रात जंगल सिर्फ शिकार नहीं मांगेगा, सच भी मांगेगा। आदित्य के जहन में नील अस्तारी के अल्फाज गूंज रहे थे, जो खामोश रहता है वो भी गुनाह में शरीक होता है। जंगल के बीच एक पुरानी जगह थी जहां बैम्बू गोल दायरा बनाकर उगे थे, वहीं जहां रत्ना को छोड़ा गया था। वहां पहले से कोई मौजूद था, गांव का सरपंच बीमा। बीमा वही शख्स था जिसने सालों पहले कहा था, लड़की की इज्जत उसकी जुबान से महंगी होती है। आदित्य ने पहली दफा उससे सवाल पूछा, रत्ना के साथ जो हुआ क्या वो गलत नहीं था? बीमा हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में भरोसा नहीं, सिर्फ डर था। इसी हंसी के बीच बैम्बू के दरमियान से उल्टे कदमों की आवाज आई।
पिछशनी जाहिर हुई। इस मर्तबा उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, थकान भी थी। उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, आज तुम बोलना या फिर दोनों चुप रहेंगे। आदित्य ने सांस ली और सच बोल दिया, गांव के सामने, जंगल के सामने और अपने आप के सामने। बीमा पीछे हटा मगर जंगल ने उसके लिए रास्ता बंद कर दिया। पिछशनी ने आदित्य को नहीं छुआ बल्कि बीमा की तरफ उल्टी चल पड़ी। जब पिचाशनी बीमा की तरफ उल्टी चलती हुई बढ़ी तो जंगल ने पहली दफा सांस रोकी, जैसे फैसला लिखा जा रहा हो। बीमा ने भागने की कोशिश की मगर उसके कदम जमीन में धंस गए, जैसे जंगल ने उसे पहचान लिया हो। उसकी मशाल बुझ गई और अंधेरा इतना घना हो गया कि आवाज भी गुम हो गई। पिचाशनी ने कोई हाथ नहीं उठाया, उसकी मौजूदगी ही सजा बन गई। बीमा ने चीख कर कहा, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं था। जंगल ने उसकी बात का जवाब बैम्बू की कराहत से दिया, जैसे नाम मांग रहा हो। बीमा ने एक एक करके वो नाम लिए जो उस रात खामोश रहे थे। हर नाम के साथ पिचाशनी के चेहरे पर थकान कम और सख्ती ज्यादा होती चली गई। आदित्य ने महसूस किया कि ये कत्ल नहीं, अदालत है। आखिरी नाम लेते ही बीमा की आवाज टूट गई और हवा बिल्कुल रुक गई। सुबह हुई तो बीमा की लाश नहीं मिली, सिर्फ बैम्बू पर लिखा एक जुमला, सच का बोझ हमेशा जमीन उठाती है। गांव वालों ने पहली दफा अपनी नजर उठाकर जंगल की तरफ देखा, शर्म के साथ, और आदित्य समझ गया कि अब सिर्फ एक शिकार बाकी नहीं, एक सिलसिला बाकी है। दूर कहीं बैम्बू के दरमियान पिचाशनी ने रुख मोड़ा, जैसे अगला नाम चुन लिया हो। जब पिचाशनी जंगल के और गहरे हिस्से में गायब हुई, आदित्य को महसूस हुआ कि अब कहानी गांव तक महदूद नहीं रही। बीमा के बाद जिन नामों का इजहार हुआ था उनमें से एक शहर तक पहुंच चुका था। रंगा, पुराना पुलिस अफसर। रंगा वो शख्स था जिसने रत्ना की रिपोर्ट फाइल में दफन कर दी थी। उस रात रंगा ने भी उल्टे कदमों की आवाज सुनी, मगर इस मर्तबा जंगल शहर के अंदर आ चुका था। आदित्य को पहली दफा समझ आया कि पिचाशनी का मकसद सिर्फ बदला नहीं, गवाही है। हर शिकार से पहले वो सच बाहर ला रही थी, ताकि कोई ये ना कह सके कि उसे पता नहीं था। रंगा ने जब अपनी खिड़की के बाहर देखा तो बैम्बू के दरख्त सीधी इमारतों के बीच उग चुके थे। उसने गन उठाई, मगर जो चीज उसके सामने आई उसे गोली नहीं चाहिए थी। पिचाशनी ने सिर्फ इतना कहा, तुमने कलम से ज्यादा लोग मारे हैं। रंगा की उंगली ट्रिगर पर जम गई और उसके दिमाग में हर झूठी रिपोर्ट चलने लगी। सुबह शहर में एक खबर चली, एक अफसर ने खुद को अपने दफ्तर में बंद कर लिया। वहां कोई लाश नहीं थी, सिर्फ दीवार पर लिखा सच। गांव वालों ने जब ये सुना, उन्हें समझ आया कि जंगल अब हर जगह पहुंच सकता है, और आदित्य ने महसूस किया कि उसे सिर्फ गवाह नहीं रहना, उसे साथ चलना होगा। दूर जंगल में पिचाशनी रुकी, जैसे पहली दफा किसी का इंतजार कर रही हो। जब आदित्य ने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि ये सफर वापस आने के लिए नहीं है। पिचाशनी उससे दूर चल रही थी, मगर इस दफा उसके कदम उल्टे नहीं थे, जैसे वो उसे बराबरी पर ला रही हो। आदित्य ने पहली मर्तबा उसकी आवाज में नफरत के बजाय थकान महसूस की। उसने कहा, बदला मुझे जिंदा रखता था, मगर सच मुझे खत्म करेगा। आदित्य समझ गया कि पिचाशनी का मकसद पूरा होने के करीब है। आखिरी नाम अभी बाकी था, और वो नाम आदित्य का अपना था। वो अकेला गवाह था जो अभी तक जिंदा था, और सबसे ज्यादा खामोश भी। पिचाशनी ने कहा, तुमने सच बोला, मगर बहुत देर से। आदित्य ने सर झुका दिया और पहली दफा कोई सफाई पेश नहीं की। जंगल ने उन दोनों के गिर्द एक दायरा बना लिया, जैसे फैसला लिखने के लिए। पिचाशनी ने अपना हाथ बढ़ाया, पहली बार नुकसान देने के लिए नहीं। या तो तुम मेरी कहानी दुनिया तक ले जाओ, उसने कहा, या यहीं खामोशी का हिस्सा बन जाओ। आदित्य ने हाथ पकड़ा और जंगल ने गहरी सांस ली। उस लम्हे पिचाशनी का साया हल्का होने लगा, मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, कुर्बानी अभी बाकी थी। सुबह की पहली रोशनी जंगल में उतर रही थी, मगर आदित्य को महसूस हुआ कि असल अंधेरा अब उसके अंदर जाग चुका था। पिचाशनी का जिस्म धीरे धीरे धुंधला रहा था, जैसे हर सच के साथ वो इस दुनिया से दूर होती जा रही हो। उसने आदित्य से कहा, मेरी कहानी बोलते वक्त याद रखना, मैं सिर्फ दर्द नहीं थी। आदित्य ने सर हिला दिया, मगर उसे पता था कि सिर्फ बोलना काफी नहीं होगा। गांव में लौटकर उसने पहली बार सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने रत्ना का नाम बुलंद आवाज में लिया, बिना डर के, बिना शर्म के। हर वो सच जो सालों से दबा हुआ था, अल्फाज बनकर जमीन पर गिरने लगा। लोग रोए, कुछ चीखे और कुछ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जंगल के किनारे पिचाशनी खड़ी थी, हर इकरार के साथ उसका साया और हल्का होता जा रहा था। आदित्य ने आखिरी सच बोला, अपनी खामोशी का जुर्म।
उस लम्हे हवा ने पहली दफा सुकून का सांस लिया। पिचाशनी ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है जाने की। मगर जाते जाते उसकी नज़र जंगल के गहरे हिस्से पर रुक गई। हर कहानी एक पर खत्म होती। वो बोली, कुछ कहानियां सिर्फ जागती हैं। और उसके साथ ही जंगल के अंदर कहीं एक और कसम ने आंख खोल ली। जब जंगल बिल्कुल खामोश हो गया तो आदित्य ने समझा कि खत्म होने वाली चीज डर नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। पिचाशनी अब नजर नहीं आ रही थी, मगर उसकी मौजूदगी हवा में महसूस होती थी। आदित्य ने अपना वादा निभाना शुरू किया। शहर शहर, गांव-गांव जाकर रत्ना की कहानी सुनाता रहा। लोग पहली दफा समझने लगे कि खामोशी भी एक जुल्म होता है। जहां-जहां सच बोला गया, वहां-वहां जंगल का साया हल्का होता गया। मगर कुछ जगहों पर लोग हंस दिए और कुछ ने फिर से आंखें बंद कर ली। उन जगहों पर रात को उल्टे कदमों की आवाज वापस आने लगी। आदित्य समझ गया कि पिचाशनी एक नहीं थी, वो एक सिलसिला थी। हर वो रूह जिसे सच बोलने पर मारा गया, जंगल की याद बन चुकी थी। रत्ना का गुस्सा खत्म हो चुका था, मगर उसकी कसम जिंदा थी। आखिरी रात आदित्य फिर उसी जंगल के किनारे खड़ा था। इस मर्तबा कोई औरत उल्टी चलती हुई नजर नहीं आई, मगर बैम्बू के दरमियान से एक आवाज जरूर आई, जब तक सच जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। आदित्य ने सर झुका दिया, डर से नहीं, एहतराम से, और जंगल ने फिर से सांस लेना शुरू कर दी, क्योंकि इस दफा शिकार नहीं, निगरानी बाकी थी।